क्या होता है जब छोटे क्रिमिनल्स को एक बड़ा काम मिलता है और उस काम में गड़बड़ होने लगती है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नो सडन मूव के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कर्ट गोनेस। कर्ट एक छोटा मोटा क्रिमिनल है। अभी आकर के मिलता है अपने एक साथी से जिसका नाम है जिमी। जिमी उसे बताता है कि तुमसे एक आदमी मिलना चाहता है जिसके पास एक बहुत ही बेहतरीन काम है तुम्हारे लिए। उस आदमी का नाम है डग जोन्स। कर्ट पूछता है कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। जिमी बताता है कि वो बाहर ही इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तब कर्ट आता है बाहर आने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक कार पे। वो चला आता है अंदर। तब हम पहली बार देखते हैं डग जोन्स को। जोन्स कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। काम बिल्कुल ही आसान है, इसीलिए मैं तुम्हें $5000 दूंगा। कर्ट कहता है लेकिन काम क्या है। तब जोन्स बताता है कि एक ऑफिस में एक फाइल पड़ी है और वो फाइल मुझे चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिस आदमी का वो ऑफिस है वो खुद फाइल्स ला करके हमें दे देगा, मगर जब तक वो ऑफिस जाएगा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें रहना पड़ेगा उसके घर के सामने ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं कि अगर उसने ला करके फाइल्स मुझे नहीं दिए तो तुम उनकी पूरी फैमिली को मार दोगे, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। कर्ट मान जाता है। तभी हम एक और पार्ट टाइम क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम है रोनाल्ड रूसो। रूसो अभी यहाँ पर एक लड़की के साथ होता है जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। इस लड़की का नाम है वेनिसा, मगर वेनिसा एक गैंगस्टर की पत्नी है जिसका नाम है फ्रैंक कैपेली। जैसे ही वेनिसा यहाँ से जाती है यहाँ पर जोन्स आता है और सारा का सारा प्लान समझाने लगता है रूसो को कि उसे क्या करना है। जैसे ही रूसो मानता है ये लोग जाते हैं तीसरे आदमी के पास जिसका नाम है चार्ली। ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं तब जोन्स इन्हें पूरी प्लानिंग बताता है कि इन्हें जाना है मैट नाम के आदमी के घर पे और उसके परिवार के पास रहना है। तभी मैट ला करके सारी फाइल्स जोन्स को देगा। अब सारी प्लानिंग तैयार है। जैसे ही सुबह होती है ये तीनों मास्क पहन करके घुस जाते हैं मैट के घर के अंदर और उसके पूरे परिवार पे बंदूक तान देते हैं। मैट की पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। इन तीनों लोगों को बंदूक के साथ देखने के बाद मैट डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। तब चार्ली उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारे बॉस के ऑफिस में एक लॉकर है, उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, वो फाइल्स हमें चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे अपने ऑफिस और वो फाइल्स मुझे दे दोगे। जैसे ही फाइल्स मुझे मिली मैं इन दोनों को बोल दूंगा ये तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। काम बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती करने की कोशिश की या मुझे कुछ भी हुआ तो ये दोनों तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। अब मैट बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को कोई भी चोट पहुंचाए। वो इनकी सारी शर्तें मान जाता है और निकल पड़ता है ऑफिस के लिए। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके दरवाजे पे कुछ लोग आते हैं। तब मैट की पत्नी मैरी बाहर आती है। वो उस औरत से बात करती है। तब पता लगता है कि वो लोग उसकी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं ताकि इस औरत की बेटी और वो खेल सके, लेकिन मैरी बहाना बना करके उसे भगा देती है। तभी दूसरी तरफ मैट पहुंच जाता है ऑफिस में और यहाँ आते ही वो मिलता है अपनी बॉस की सेक्रेटरी से जिसका नाम है पॉला। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद हमें एहसास होता है कि बहुत समय से इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैट पॉला से चाबी मांगता है लॉकर की, वो मना कर देती है। मैट बहुत देर तक उससे आग्रह करता है, मगर अंत में जब वो नहीं मानती तब वो जबरदस्ती चाबी छीन लेता है उससे और भागने लगता है लॉकर की तरफ। पर वो जैसे ही लॉकर का दरवाजा खोलता है देखता है कि अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब वो परेशान होकर के बैठा है और पॉला उससे पूछ रही है कि क्या हो रहा है। तब वो पॉला को पूरी बात बताता है कि कुछ लोग मेरे घर के अंदर घुस गए हैं और मेरे परिवार के ऊपर बंदूक तान करके रखा है। उन लोगों ने मुझे फाइल लाने के लिए कहा था। अगर मैं बिना फाइल के बाहर गया तो वो लोग मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। अब मैट को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद वो एक एनवेलप लेता है, उसके अंदर कुछ कागज डाल के लेकर के आने लगता है अंदर और तुरंत वो कागज दे देता है चार्ली को। चार्ली सीधा पहुंचता है जोन्स के पास और एनवेलप दे देता है। तब जोन्स इशारा करता है कि वो मैट के पूरे परिवार को मार दे और मैट को भी। चार्ली इस बात को समझ चुका है। अब वो बंदूक लेकर के सीधा घुसता है घर के अंदर। उसके अंदर आते ही रूसो देखता है कि चार्ली ने मास्क पहन के नहीं रखा है। फिर चार्ली बंदूक उठाता है और तान देता है मैट की तरफ, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले रूसो उसे मार देता है। कर्ट कहता है कि तुमने ये क्या किया। रूसो कहता है कि वो हम सबको मारने आया था। वो बिना मास्क के इसीलिए आया था क्योंकि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कोई उसका चेहरा देखे तो क्या होगा। वो इन्हें मारता फिर वो हमें भी मार देता। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब कर्ट उसकी बंदूक लेता है और लेकर के जाता है मैट के पास। वो मैट से कहता है कि यहाँ पर पुलिस वालों को बुलाओ और सबको कहना कि आदमी यहाँ पर चोरी करने आया था। तब तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए उसे मार दिया। इन बातों को सुनने के बाद मैट घबरा जाता है और कहता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तब कर्ट उसे बंदूक देता है और कहता है कि चार्ली पर चलाओ। वो जबरदस्ती उससे गोली चलवाता है। फिर ये लोग निकल जाते हैं। जाते समय ये लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं मैट की। रास्ते में कर्ट कहता है कि अब हमें इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। किसी ने जानबूझ के हमारी फील्डिंग सेट की थी, लेकिन हमें मारना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। यहाँ से निकलते ही वो सीधा पहुँचता है जिमी के पास और उसपे बंदूक तान करके कहता है कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं मरने वाला था, अब मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। तब जिमी पूरी बात बताता है और कहता है कि ये मिशन जोन्स को देने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है, और फ्रैंक चाहता था कि तुम और रूसो मारे जाओ। और सिर्फ फ्रैंक ही तुम लोगों के पीछे नहीं लगा है, वॉटकिन भी तुम लोगों के पीछे लगा है, मगर वो तुम लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता है। अब तुम लोगों की जान खतरे में आ चुकी है। फ्रैंक को फाइल्स चाहिए थे किसी भी कीमत पे, लेकिन जो एनवेलप
उसे मिला है उसमें कोई भी फाइल नहीं है। उसे लग रहा है कि तुम लोगों ने उसे धोखा दिया है, तुम लोगों के सर के ऊपर उसने इनाम रख दिया, अब जो भी तुम लोगों को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि अब दो गैंगस्टर तुम लोगों के पीछे लगे हैं, फ्रैंक और वेटकिंस। अब कर्ट को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचने लगता है कि किसी भी कीमत पर उसे अपनी और रूसो की जान बचानी है। तभी दूसरी तरफ हम जो फिनी नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो पहुंचता है मैट के घर पे, और सारी चीजों को देखने के बाद मैट से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब मैट वही कहानी सुनाता है जो उसे कर्ट ने बताया था कि आदमी उसके घर के अंदर चोरी करने आया और इन पर बंदूक तान दिया। तब अपनी परिवार की जान बचाने के लिए मैट ने उससे बंदूक छीनी और उसे गोली मार दिया। तब जो बात करता है उसके परिवार के बाकी सदस्यों से भी, और सबकी कहानी सुनने के बाद वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मगर जो के पास अभी कोई भी सबूत नहीं है। किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए उसे सबूतों की जरूरत है, तो पहले वो सबूतों को इकट्ठा करेगा, फिर दोबारा पूछताछ करने आएगा इनके पास। मगर अभी वो इन्हें कुछ नहीं कहता, वरना ये लोग सतर्क हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं जो अपने पुराने बॉक्स को खोलता है और अंदर से एक डायरी को बाहर निकालता है। ये वो डायरी है जिस डायरी के अंदर बहुत साल पुरानी चीजों को लिखा गया है। एक वक्त ऐसा था जब वॉटकिन जुआ खेलता था और वो बहुत सारे पैसे हारा था। उसके साथ साथ उसने और भी बहुत सारे गलत काम किए थे, और उन सारी चीजों का रिकॉर्ड इसी डायरी में है। कर्ट ने उस डायरी को निकाल करके अपने पास रख लिया है। उसे पता है कि अब समय आ चुका है कि वो हर उस चीज का इस्तेमाल करे जो उसके पास है, और किसी भी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाए। अब कर्ट पहुंचता है रूसो के पास, और वहां से ये लोग सीधा कॉल करते हैं मैट के पास, और मैट को कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये गुत्थी सुलझ चुकी है तो तुम गलत हो। हमें किसी भी कीमत पर वो फाइल चाहिए, क्योंकि जब तक वो फाइल हमारे हाथ नहीं लगेगी तब तक लोग हमारे भी पीछे आते रहेंगे और तुम्हारे भी पीछे आते रहेंगे, तो सीधा मुझसे आकर के मिलो। इन बातों को सुनने के बाद मैट डर जाता है। वो नहीं चाहता कि दोबारा उसके साथ वही चीज हो जो थोड़े समय पहले लोगों ने उसके घर में घुस के किया था। वो आकर के मिलता है इन लोगों से। तब कर्ट उसे सीधा लेकर के जाता है उसके बॉस के घर पे। इन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा करके रखा है। घर के अंदर ये लोग घुसते हैं और बंदूक तान देते हैं मैट के बॉस पे। उससे कहते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है, क्योंकि जब मैट तुम्हारे ऑफिस में गया था तब वहाँ पर कोई भी फाइल नहीं थी। हमें अभी के अभी वो पूरी फाइल चाहिए। लेकिन इसका बॉस इतनी आसानी से फाइल्स नहीं देने वाला। तब ये लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर टॉर्चर करने के बाद ये लोग फाइल बाहर निकालते हैं और आकर के बैठ जाते हैं कार में। मगर इनके अंदर भी उत्सुकता है इस बात को जानने का कि आखिर इस फाइल के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए सारे गैंगस्टर्स पागल हो रहे हैं। तब रूसो फाइल को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो चीजों को देखता है उसे एहसास होता है कि जितने भी गाड़ियों के नए मॉडल्स इनकी कंपनी बना रही है उसमें ये लोग कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इलीगल है, और सरकार को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी है। अगर ये बात बाहर आ गई तो इनकी कंपनी भी बंद हो सकती है, और इसीलिए गैंगस्टर्स इस फाइल को पाना चाहते हैं ताकि कंपनी को ब्लैकमेल करने के बाद वो पैसे कमा सके। अब वो फाइल को लेकर के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जिसकी नजर अभी भी मैट के परिवार पे है। जैसे ही उसके हाथ मैट का बेटा मैथ्यू लगता है वो उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। मैथ्यू बस एक बच्चा है, वो चीजों को नहीं छुपा पाता, और जो को पता लग जाता है कि आखिर इनके घर के अंदर क्या हुआ था। तभी दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं जो बात कर रहा है रूसो से। उसे कहता है कि मामला अब बहुत पेचीदा हो चुका है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास फाइल है, तो तुम सीधा जाओगे फ्रैंक के पास और उससे डील करोगे। उसे तुम कहोगे कि फाइल के बदले हमें $50,000 चाहिए। रूसो कहता है कि आखिर वो मुझ पर भरोसा क्यों करेगा कि हमारे पास फाइल है। इस बात को सुनने के बाद कर्ट फाइल को फाड़ देता है। आधा वो अपने पास रखता है और आधा दे देता है रूसो को। कहता है कि अब उसके पास जाओ, वो बिल्कुल भरोसा करेगा। रूसो सीधा पहुंचता है फ्रैंक के घर पे। फ्रैंक उसे देखने के बाद भड़क जाता है। तब रूसो कहता है कि मेरे पास एक डील है। वो फाइल का आधा हिस्सा दिखाता है और कहता है कि हम तुम्हें पूरी फाइल दे सकते हैं। कर्ट मेरे साथ है और बदले में हमें $50,000 चाहिए। तब फ्रैंक इसके बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रूसो कहता है कि मेरे पास एक और डील है। अगर तुम्हें लगता है कि फाइल सिर्फ तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो फाइल के साथ साथ मैं तुम्हें एक डायरी भी दूंगा जो डायरी कर्ट के पास है, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों के काले कारनामों के बारे में लिख रखा है। उसके साथ साथ मैं कर्ट को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें पता है कि उसके सर पे कितना इनाम है। अगर तुम उसे मारोगे तो वो पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, मगर बदले में अब सारी चीजें मुझे चाहिए। वो एक एक करके अपनी शर्तें बताने लगता है और फ्रैंक बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा है। तभी बातों ही बातों में जिक्र आ जाता है वेनिसा का, लेकिन रूसो कुछ भी खुल करके नहीं बोलता वेनिसा के बारे में। मगर फ्रैंक बेवकूफ नहीं है, उसे पता लग गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसे ही रूसो यहाँ से जाता है फ्रैंक जाता है वेनिसा के पास और बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है उसे। दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं जो अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। वो एक एक करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि आगे अगर लड़ाई हुई तो उसके पास भी बंदे हों। अपनी तैयारी करने के बाद वो सीधा कॉल करता है वेटकिन के पास और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत समय से मेरे पीछे लगे हो क्योंकि तुम्हें वो डायरी चाहिए, तो मैं तुम्हें वो डायरी दे दूंगा। उसके साथ साथ मैं तुम्हें $50,000 भी दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि अब तुम मेरे पीछे कहीं भी नहीं आओगे और ना ही गुंडों
बंदों को भेजोगे मुझे मारने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर वॉटकिन सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, डील मंजूर है मुझे। तब रूसो और कर्ट दोनों पहुंच जाते हैं फ्रैंक के पास। इनकी डील होने ही वाली होती है। तभी कर्ट फ्रैंक से कहता है कि अब मुझे $90,000 चाहिए, क्योंकि मैंने एक अलग डील कर लिया वॉटकिन के साथ। मुझे उसे $50,000 देने हैं। अगर मैंने उसे $50,000 दे दिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तुम अब $90,000 दोगे ताकि हमारे पास कुछ रह सके। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक मुस्कुराता है और उसके मुस्कुराते ही जोन्स आकर के बैठ जाता है टेबल पे। फिर अपनी बंदूक निकाल करके वो तानता है इनके ऊपर, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले कर्ट इशारा कर देता है। वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आया हुआ था यहाँ पे। उसे पता था कि इतनी आसानी से फ्रैंक इन्हें पैसे नहीं देगा और वो शायद इन्हें मार भी सकता है। उसके इशारा करते ही गोलियां चलने लगती है और सबसे पहले मौत होती है जोन्स की। फिर बाकी लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फ्रैंक भी भाग रहा है। भागते हुए वो पहुंच जाता है अपनी कार के पास। तभी रूसो और कर्ट आकर के उस पर बंदूक तान देते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि हमें ये बताओ कि ये फाइल चुराने का काम तुम्हें किसने दिया था, मगर फ्रैंक कुछ नहीं बताता। तब वो उसकी और धुलाई करते हैं। एक वक्त के बाद वो नाम लेता है स्मिथ नाम के आदमी का। इस नाम को सुनने के बाद सबसे पहले ये लोग फ्रैंक को बंद कर देते हैं डिक्की में और सीधा आते हैं पे फोन के पास। कॉल घुमाते हैं स्मिथ नाम के आदमी के पास और उससे कहते हैं कि तुम्हारी फाइल हमारे पास है, जिस फाइल की तुम डील कर रहे थे फ्रैंक के साथ। अब हमें $2 लाख चाहिए। इस बात को सुनने के बाद स्मिथ कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है। फ्रैंक से मैंने डील की थी $1,25,000 में और वो पैसे अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो लो और मुझे फाइल दे दो। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हाँ कह देते हैं। ये लोग स्मिथ को कहते हैं कि हमें आकर के इस होटल में मिलो और निकल पड़ते हैं यहाँ से। लेकिन जैसे ये लोग गाड़ी के पास आते हैं देखते हैं कि फ्रैंक यहाँ से भाग चुका है। लेकिन अभी लोग ज्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि फ्रैंक अकेला हो चुका है और इतनी जल्दी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और फ्रैंक भागता हुआ पहुंचता है अपने घर पे। घर के अंदर आने के बाद वो देखता है कि वेनेसा अपने कपड़ों को पैक कर रही है यहाँ से भागने के लिए। हम यहाँ पर वेनेसा के चेहरे पर बहुत सारे निशान को देखते हैं और उसके शरीर पर भी, यानी फ्रैंक हमेशा ही बड़ी बेरहमी से उसे पीटा करता था। तभी वेनेसा की नजर पड़ जाती है फ्रैंक पे। फ्रैंक को देखते ही उसे लगता है कि वो शायद उसे फिर से पीटने आया है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि वेनेसा यहाँ से भागना चाहती है। लेकिन वेनेसा अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने आप को नहीं रोक पाती, वो और मार नहीं खाना चाहती फ्रैंक से। वो तुरंत बंदूक उठा करके उसके ऊपर तान देती है। तब फ्रैंक उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें अगर यहाँ से भागना है तो भाग जाओ। मगर वेनेसा जानती है कि फ्रैंक कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत दूर तक है। अगर उसे आजाद होना है तो कैसे भी उसे शूट करना पड़ेगा फ्रैंक को। वो सीधा उसके भेजे में गोली मारती है और मौत हो जाती है फ्रैंक की और वेनेसा आजाद है। तभी दूसरी तरफ हम कर्ट और रूसो को देखते हैं जो सो रहे हैं। तभी कर्ट रूसो से कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है। हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल लगी है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो सकती है। हमें उसका आइडिया भी नहीं है। अगर हमने एक बार इस फाइल को बेच दिया तब लोग इसकी डील करेंगे। क्या पता स्मिथ वो आदमी ना हो जो फाइनल डील कर रहा हो। हमें उस आदमी के बारे में तब पता लगेगा जब हम जाएंगे मैट के बॉस के पास और उससे पूछेंगे कि आखिर उसे फाइल को संभाल करके रखने के लिए किसने कहा था। हम उसे फाइल को बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे। पर हमें स्मिथ के पास भी जाना है, उसे बिना फाइल दिए उसके भी सारे पैसे ले लेंगे। रूसो को ये प्लानिंग अच्छी लगती है। फिर सुबह सुबह ये लोग सबसे पहले पहुंचते हैं मैट के बॉस के पास। उसे फिर से टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि हमें बताओ तुम्हें इस फाइल को रखने के लिए किसने कहा था। तब वो नाम लेता है माइक लोवेन का। माइक लोवेन इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और इस शहर में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट ना हो। ये लोग अब उससे बात करते हैं और इनकी फाइनल डील होती है $3,75,000 में, जिसके बदले ये लोग फाइल को दे देंगे उसे। वो उन्हें बुलाता है एक होटल में। ये दोनों पहुंच जाते हैं। जाते ही वो बड़े ही प्यार से इनसे बात करता है, इनके बारे में पूछता है और इन्हें ड्रिंक भी ऑफर करता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है। तब वो लोग बैग ला करके रखते हैं इनके सामने जिसमें $3,75,000 है। फिर माइक इनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। इस शहर में जितने भी क्रिमिनल्स ने नियम बनाए हैं वो सारे मेरे द्वारा बनाए गए हैं और मेरे नियमों का कोई उल्लंघन नहीं करता। मैं सारे काम को तरीके से करता हूँ और कभी मेरे पैसे कोई खा भी नहीं सकता। चाहे मेरे पैसों को लेकर के कोई कहीं भी क्यों ना भाग जाए, मेरे पैसे मेरे पास अपने आप वापस चले आते हैं। मगर इनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे फाइल देते हैं और माइक यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वॉटकिंस आता है और वो आते ही बंदूक तान देता है कर्ट पे। तब हमें पूरी बात पता लगती है कि कर्ट ने भी चालाकी करने की कोशिश की थी। वो धोखा देने वाला था रूसो को, इसीलिए उसने कॉल किया था वॉटकिन को कि वो उसे डायरी देगा और $50,000 दे करके हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। मगर वॉटकिन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वॉटकिन को पूरी प्लानिंग पता थी, इसीलिए वो सबसे पहले पहुंचा था स्मिथ के पास। उसने स्मिथ के $1,25,000 लिए और उसके बाद सीधा यहाँ पर आ गया। अब उसे अपना बदला लेना है कर्ट से। वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। मगर वॉटकिन को माइक वाले डील के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर $3,75,000 और पड़े हैं। वो सीधा सीधा कर्ट को लेकर के निकल जाता है और रूसो अकेला बच जाता है यहाँ पे, जिसके सामने अब $3,75,000 पड़े हैं। वो सारे पैसों को उठाता है और सीधा भागता है वेनेसा के पास। ये लोग सारे पैसों को डाल देते हैं दूसरे बैग में
ताकि यहाँ से दूर निकल सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉटकिंस कर्ट के साथ आता है बाहर। तभी जो आकर के बंदूक तान देता है उस पे और कहता है कि मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है शहर में, इसीलिए कर्ट को मेरे हवाले कर दो। अब सारे के सारे मर्डर चार्जेस उसके ऊपर लगने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद वॉटकिन कहता है कि कर्ट को पकड़ के तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें उसके ऊपर सारे मर्डर चार्जेस लगा दोगे, केस बंद हो जाएगा और कहीं तुम्हें छोटा मोटा मेडल भी मिल जाए, क्या इतने से तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी? लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे $50,000 लो और इन चीजों को भूल करके यहाँ से चले जाओ, ऐश करो अपनी जिंदगी में। थोड़ी देर तक यहाँ पर जो सोचते रहता है और अंत में $50,000 लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वेनिसा को देखते हैं जो रूसो के साथ जा रही है। कुछ देर के बाद वो गाड़ी को ला करके एक वीरान जगह पे रोकती है। रूसो को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो बंदूक निकालती है और शूट कर देती है। अब रूसो की भी मौत हो गई। वो उसकी लाश को बाहर गिराती है और भागने लगती है कार को लेकर के। उसे सच में आजाद होना है और इतने पैसे उसके लिए काफी हैं, वो पूरा जीवन बिता सकती है। उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो उसके पास्ट के बारे में जानता हो। मगर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो देखती है कि पीछे एक पुलिस की कार आई है जो उसकी गाड़ी को रुकवा रही है। पुलिस वाला बाहर आता है और वेनिसा को कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो। वो तुरंत बैग बाहर निकाल लेता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, अब चुपचाप यहाँ से निकल जा। वेनिसा कहती है कि मेरे $31,000 भी इस बैग में है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें हम जिंदा छोड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तब वेनिसा यहाँ से निकल जाती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये बैग अब पहुंच चुका है जो के पास और जो सीधा जाता है माइक के पास। उसके सामने बैग रखता है, उसके साथ साथ जो $50,000 उसने लिए थे वो भी दे देता है माइक को। तब हमें पूरी बात पता लगती है कि जो हमेशा से काम कर रहा था माइक के लिए, और माइक ने ही बोला था कि सारे लोगों पर उसे नजर रखना है और वो इस गुत्थी को सुलझाए और फाइल भी आ जाए माइक के पास। माइक बहुत ही ज्यादा खुश है जो के काम से। वो उसे महंगी शराब की बोतल देता है और जो निकल जाता है यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम वॉटकिन को देखते हैं जो कर्ट को लेकर के शहर से बाहर आ चुका है। उसके पास अभी भी सारे स्मिथ के पैसे पड़े हुए हैं। सिर्फ $50,000 उसने उसमें से जो को दिया था। वो सारे पैसों को बाहर निकालता है और $5,000 देता है कर्ट को। उसे कहता है कि इस कहानी की शुरुआत इन्हीं $5,000 के लिए हुई थी और तुम इसी के लायक हो। ये लो, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो बचे हुए सारे पैसों को लेता है और निकल जाता है यहाँ से। कर्ट खुश है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।